सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मित्रों, ये जो संस्कृत का पेपर है वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा का पेपर है, कक्षा 10 संस्कृत उत्तराखंड बोर्ड का। मित्रों, यह केवल प्रश्न पत्र होता है। आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पेपर में सबसे ऊपर जो ये बॉक्स बने हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो और उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ जो ये कोड लिखा है, ये संकेतांक 228 HFG, ये संकेतांक परीक्षा की कॉपी पर लिखना होता है। संकेतांक का एक बॉक्स होता है, उसमें ये लिखना होता है। तो ये 2024 उत्तराखंड बोर्ड संस्कृत का पेपर है। अवधि इसकी होरात्रयम है। होरात्रयम मतलब 3 घंटे का समय है। पूर्णांक इसका 20 नंबर का है। 20 नंबर का जो है वो स्कूल से मिलता है, तो 80 नंबर का ये पेपर है। 20 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। मित्रों, अब चलते हैं निर्देश पर। इस प्रश्न पत्र में जो निर्देश हैं उनको पढ़ लेते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क, ख, ग जो भी हैं 4 खंड हैं। फिर उत्तराणि पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेख्यानि। आपको जो उत्तर है वो पृथक से दी गई जो कॉपी आपके पास होगी, उस कॉपी में आपको अलग से दी गई कॉपी में आपको उत्तर लिखने हैं। इस प्रकार उत्तर नहीं लिखने हैं जिस प्रकार से मैंने ये पेपर पे ही हल कर दिया है। तो आपको पेपर पे हल नहीं करना है, कॉपी पे हल करना है। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। प्रत्येक खंड के उत्तर जो है आपको एक ही क्रम पे लिखने, क्रम से लिखने हैं। जैसे खंड का के प्रश्न करने हैं तो सारे खंड का के करने हैं, क्रम से उनको करना है। पर अगर आप बिना क्रम के भी करोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर निर्देश है प्रश्न पत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र पर उत्तर नहीं लिखने हैं, बार बार कह रहा हूँ। पेपर पे आपको उत्तर नहीं लिखने हैं, कॉपी पे उत्तर लिखने हैं। फिर है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारेण अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न पत्रों की जो संख्या है तो वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही जो है प्रश्न संख्या आपको प्रश्न पत्र में जो संख्या है उसी के हिसाब से अनुसार लिखनी है। ये नहीं कि प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं और आपने वहाँ तीसरा लिख दिया है, तो आपको उसी के अनुसार प्रश्नों को संख्या लिखनी है। खंड संख्या अपि लेखनीया। खंड संख्या भी लिखनी है। जिस तरह से ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दे दिया है खंड का। खंड का क्या है? अपठित अवबोधनम। तो इस तरह से आपको खंड भी लिखना है कॉपी पे। तो खंड लिखने से ये होगा कि आप जिस खंड के प्रश्न कर रहे होंगे वो कॉपी चेक करने वाले को आसानी रहेगी कॉपी चेक करने में। अब आते हैं खंड का के प्रश्न संख्या 1 पर। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे ये जो अनुच्छेद लिखा है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इस अनुच्छेद पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारा गद्यांश है शरीरस्य स्वस्थाय व्यायामः आवश्यकः अस्ति। शरीर की स्वस्थता के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीरस्य अंगानां समुचित विकासः व्यायामेन एव भवति। शरीर के अंगों का समुचित विकास व्यायाम से ही होता है। व्यायामा बहुविध भवति। व्यायाम बहुत प्रकार का होता है। विविधानि योगासनानि अपि व्यायामस्य अंगानि। विभिन्न प्रकार के योग आसन जो हैं वो व्यायाम के ही अंग हैं। मल विद्या प्राचीन कालादेव अस्माकं देशस्य एका महत्वपूर्ण व्यायाम विद्या आसीत्। मल विद्या प्राचीन काल से ही हमारे देश की एक महत्वपूर्ण व्यायाम विद्या थी। ग्रामेषु नगरेषु च अस्य प्रभुतम प्रचलनम आसीत्। गाँवों में और नगरों में इसका बहुत प्रचलन था। बालक बालिकासु बाल्यकालादेव व्यायाम महत्वम प्रदर्शनस्य आवश्यकता अस्ति। बालक बालिकाओं में
बचपन से ही व्यायाम के महत्व को प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अतएव विद्यालय से विविधा क्रीड़ा प्रतियोगिता पाठ्यचर्यायां सम्मिलिता भवन्ति। इसलिए विद्यालय में विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताएं और पाठ्यचर्याएं जो होती हैं उनमें बच्चों को सम्मिलित बच्चे सम्मिलित होते हैं। सर्वदा व्यायामशीला मनुष्य, सर्वदा हमेशा जो है व्यायामशील मनुष्य स्वस्था चिरायु भवति, स्वस्थ रहता है और चिरायु रहता है, मतलब लंबी आयु वाला होता है। अतः अस्माभिः सदैव व्यायामः करणीय, इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, सदैव व्यायाम करना चाहिए। तो ये तो था अनुच्छेद, ये मैंने पढ़ दिया है। आगे के अनुच्छेद में ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर मैं अनुच्छेद पहला था मैंने आपको पढ़ करके बताया। अब इस पे प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। शरीरस्य अंगानां समुचित विकास केन भवति, शरीर के अंगों का समुचित विकास किससे होता है, व्यायामेन भवति। तो ये व्यायामेन जो शब्द है ये आपके यहीं पर आया है गद्यांश में, यहाँ पर देख लीजिए व्यायामेन ये शब्द आया है, तो ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, प्रश्न संख्या 1 के सेकंड पर। तो दूसरा जो इसका प्रश्न है का सेकंड जो है, प्राचीन कालादेव अस्माकं देशे व्यायामस्य का विद्या प्रचलिता आसीत्। प्राचीन काल से हमारे देश में व्यायाम की कौन सी विद्या प्रचलित थी, वो अभी हमने पढ़ा, मल्ल विद्या। कौन सी विद्या, मल्ल विद्या। कुश्ती वाली जो विद्या थी वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो ये मल्ल विद्या यहीं पर उत्तर, यहीं पर से हमने गद्यांश से उठाया है। तो गद्यांश से ही प्रश्नों के उत्तर आपको देखने हैं। प्रश्न खा आता है, प्रश्न खा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। विद्यालयेषु पाठ्यचर्यायां का सम्मिलिता भवन्ति, विद्यालय की पाठ्यचर्या में कौन सम्मिलित होते हैं, तो छात्र सम्मिलित होते हैं। कि इसका जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बालक बालिका विद्यालयेषु, यहाँ से हो जाएगा फिर बालक बालिका विद्यालयेषु विविधा क्रीड़ा प्रतियोगिता पाठ्यचर्यायां सम्मिलिता भवन्ति, ये उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पर से। प्रश्न ग आता है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला प्रश्न है व्यायामशीला मनुष्य अत्र विशेष्य पदम लिखत, विशेष्य पद कौन सा है। तो मित्रों जो व्यायामशील है ये विशेषण है और ये मनुष्य जो है विशेष्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मनुष्य। अब आता है दूसरा, इसमें सेकंड आता है चिरायु इति पद से विलोम पदम लिखत, चिरायु का जो चिरायु होता है लंबी आयु, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अल्पायु। अल्पायु मतलब कम आयु। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे फिर एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुच्छेद है कस्मिंश्चित् स्थाने एका रजका प्रतिवसति स्म, एक किसी स्थान पर एक रजक रहता था, रजक होता है धोबी, धोबी रहता था किसी स्थान पर, धोबी कपड़े धोने वाला धोबी। तो तस्य पार्श्वे एका दुर्बला गर्दभा आसीत्, उसके पास में एक दुर्बल गर्दभ था, गर्दभ मतलब गधा, उसके पास एक गधा था, कमजोर सा गधा था। स रजका कुतश्चित व्याघ्र चर्मम आदाय अचिंतत, उस धोबी ने कहीं से बाघ की खाल को ले आया और बाघ की खाल जो है उसको लेकर के उसने सोचा अनेन चर्मणा प्रच्छाद, इस चमड़ी से इस खाल से मैं इसको ढक देता हूँ राजसभम, और इसको जो है गधे को मैं उड़ा देता हूँ ये, और रात्रो यव क्षेत्रेषु प्रेष्यानि, और रात में इसको खेतों में भेजता हूँ। एवं सती, ऐसा करके उसने क्या किया, इससे क्या होगा, क्षेत्रपालास, जो क्षेत्रपाल हैं खेत के पालक हैं, जो खेतों के मालिक हैं, तम व्याघ्रम मत्वा, उसको व्याघ्र समझकर, उसको बाघ समझकर, क्षेत्रात् न निष्कास्यति, क्षेत्रों के खेतों में नहीं निकलेंगे, और जिससे गधा क्या हो जाएगा, गधा खूब घास खा के मोटा हो जाएगा। एकदा
स गर्दभा गर्दभनाम ध्वनि श्रुत्वा, एक बार वो गधा गधों की दूसरे गधों की ध्वनि को सुन करके स्वयं अपनी गर्दभ ध्वनि में अक्रोध, उसने भी गधे की ध्वनि करनी शुरू कर दी, आवाज निकालनी शुरू कर दी गधे की। तम श्रुत्वा सर्वे क्षेत्रपाला, उसको सुन करके सभी क्षेत्रपाल जो खेत वाले थे, जो खेत के मालिक थे, तत्र आगच्छन, वहां पर आए, तम गर्दभम मत्वा, और उसे गधा मान करके उन्होंने समझ लिया ये गधा है, ये बाघ नहीं है। तो लघुड़ प्रहारे, उन्होंने लाठियों से उस पर प्रहार किया और हतवंतस, और उसको मार डाला। तो इस प्रकार से जो धोबी का गधा है वो भी मर जाता है। अब आते हैं इसमें प्रश्न संख्या 1 है, क है एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कस्से पास सर्वे एका दुर्बला गर्दभ आसित, किसके पास में वो दुर्बल गधा था, गधा कमजोर गधा किसके पास में था, तो रजक के पास में था। रजकस्य इसका उत्तर हो जाएगा, रजक मैंने धोबी के पास में था। दूसरा इसमें प्रश्न आता है, तम गर्दभम के हतवंता, उस गधे को किसने मार दिया, तो सर्वे क्षेत्रपाला, सभी जो क्षेत्रपाल थे, जो खेत के मालिक थे, सभी क्षेत्रपालों ने उसको गधे को मार दिया। तो सर्वे क्षेत्रपाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। रजका केन प्रच्छाद रासपम यव क्षेत्रे प्रेषितम, जो धोबी था उसने क्या उड़ा करके गधे को वहां भेजा, तो क्या उड़ाकर भेजा, तो बाघ की खाल उड़ाकर भेजा। तो इसका उत्तर इसी गद्यांश में से आप छांटेंगे, कुछ इन पंक्तियों में इसका उत्तर मिल जाएगा कि स रजका कुतश्चित व्याघ्र चर्मम आदाय अचिंतत अनेन चर्मणा प्रच्छाद्य रासपम रात्रो यव क्षेत्रसु प्रेषयानि। तो यहाँ से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ख का सेकंड प्रश्न आता है, दूसरा आता है, श गर्दभा के शाम ध्वनिम श्रुत्वा, उस गधे ने किसकी ध्वनि को सुना और गर्दम ध्वनि करोत, और गधे की ध्वनि करने लगा। तो किसकी ध्वनि को सुनकर उसने गधे की ध्वनि की, तो इसका उत्तर भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। इसका उत्तर है यहाँ से, स गर्दभा गर्दभा नाम ध्वनि श्रुत्वा स्वमपि गर्दभ ध्वनि अकरोत। ये देखिए यहाँ से उत्तर मिलेगा कि उस गधे ने दूसरे गधों की ध्वनि को सुना और उसको सुनकर वो स्वयं भी गधे की ध्वनि उसने की। अब आता है ग प्रश्न, ग है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निष्कासयन्ति स्म अस्य क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो इसका कर्तृपद हो जाएगा क्षेत्रपाला। ठीक है। दूसरा है दुर्बला पद से विलोम पद किम, दुर्बल का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या होगा, सबला। तो यहाँ पर उत्तर दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। अब आता है अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या लिखना है इसका, शीर्षक आप कुछ भी इसको पढ़ करके जो आपको समझ में आ रहा आप शीर्षक लिख दीजिए। मैं इसका लिख देता हूँ, रजकस्य, रजकस्य मतलब धोबी का गर्दभ, गर्दभ माने गधा, धोबी का गधा। तो कुछ भी आप इसका शीर्षक लिख दीजिएगा, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से इसको लिखिए। चलते हैं खंड खा पर। खंड खा है रचनात्मक लेखनम, रचनात्मक लेखन है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, एका छात्र अल्मोड़ा नगरे जवाहर नवोदय विद्यालय पठति, एक छात्र है जो अल्मोड़ा नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। शैक्षिक भ्रमणाय अनुमतिम धनराशिम च प्राप्त्यर्थम स पितरम प्रति पत्रम लिखति, वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर घूमने के लिए जाना है और उसकी अनुमति दीजिए और धनराशि भी दीजिए। तम लिखितम पत्रम मंजूषाया, उसके द्वारा जो लिखित पत्र है वो मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करना है और उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखना है, फिर से लिखना है, शब्द शब्द नहीं लिखने हैं, फिर से उस पत्र को लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन शब्दों को क्रम से लिख देते हैं जो शब्द दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पत्र लिखना है और पत्र में इन शब्दों को, जो ये शब्द मंजूषा के शब्द दे रखे हैं, इनको भरना है और उस पत्र को पूरा लिखना है। तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। पत्र में जो खाली स्थान है वो मैंने भर दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर पत्र में खाली स्थान है, आदरणीय पितृवर्या, पिताजी के लिए क्या है, आदरणीय लिखा गया है, और सादरम प्रणमामि,
ये प्रणमामि पहला शब्द आ गया। इत्तम, इतः पूर्व भवता पत्र प्राप्तम। मम, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ गया परीक्षा। शोभना संपन्ना, मेरी जो परीक्षा है वो अच्छी हुई, मतलब शोभना हुई, मतलब बहुत अच्छी परीक्षा हुई। विद्यालयता एका शैक्षिक भ्रमणम, यहाँ पे आ जाएगा शैक्षिक भ्रमणम, कि विद्यालय का जो एक है शैक्षिक भ्रमण कर्नाटक राज्य गमिष्यति, कर्नाटक राज्य जाएगा। विद्यालय का शैक्षिक भ्रमण कहाँ जाएगा? कर्नाटक राज्य जाएगा। अतः कृपया स्व अनुमतिम, इसलिए कृपया अपनी अनुमति, धनराशिम च, अनुमति और धनराशि, प्रेषणेन माम अनुग्रहणन्तु, मुझे अनुमति भी दीजिए, धनराशि भी दीजिए, अनुग्रहित कीजिए। सर्वेभ्य मम प्रणामा, सभी को मेरा प्रणाम। तो ये एक पत्र था जिसमें 4 खाली स्थान थे, और 4 खाली स्थान किस प्रकार से भरने हैं, ये पहले में प्रणमामि, दूसरे में परीक्षा, तीसरे में शैक्षिक भ्रमण और चौथे में अनुग्रहण। तो 4 शब्द दिए हैं मंजूषा में, उन चारों शब्दों को यहाँ पर भरना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकित संवादम पूरित्वा लिखत। मंजूषात से शब्दों को पूरा कर, शब्द जो हैं उनको उनसे आपको वाक्य पूरा करना है, संवाद पूरा करना है। अब मंजूषा किसे बोलते हैं? मंजूषा इस बॉक्स, इस पेटी को बोलते हैं। ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में जो ये बॉक्स जो है इसको मंजूषा बोलते हैं। इसमें 4 शब्द दिए हैं, रमणीया, उद्यानम, योगाभ्यासम और गुंजति। इन शब्दों को खाली स्थानों में भरना है। खाली स्थानों में किस प्रकार से भरना है, मैंने खाली स्थानों में भर दिया है, आप देख लीजिए किस प्रकार से इनको भरना है। देखिए, पहले है एतत् उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है, तो ये उद्यानम पहले में आ गया, जबकि यहाँ दूसरे पे था, यह पहले में आ गया। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सुपर्णा बोलती है उद्यान से शोभा अतिव रमणीय अस्ति, उद्यान की जो शोभा है बहुत ही रमणीय है, रमणीय मतलब सुंदर है। फिर मुदिता बोलती है पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, फूलों पर भ्रमर गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। फिर आ गया सुपर्णा बोलती है सखी पश्ये, सखी देखो, अत्र जना भ्रमणम योगाभ्यासम चापि कुर्वन्ति, यहाँ पर लोग घूमते हैं और योगाभ्यास भी करते हैं। योगाभ्यास यहाँ से आ गया। तो इस प्रकार से 4 शब्द, पहले में उद्यानम, दूसरे में रमणीय, तीसरे में गुंजति और चौथे में योगाभ्यास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो परीक्षा में किया है उसको मिला लीजिएगा कि हमने परीक्षा में सही किया है या गलत किया है, और अपने नंबर जोड़ लीजिएगा। मित्रों, मैं ये वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर लिखें। मित्रों, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, वन महोत्सवम इति विषयम अभिलक्ष्य मंजूषात शब्द चयनम कृत्वा 4 वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। आपको क्या करना है, वन महोत्सव विषय पर, जो वन महोत्सव विषय है इस पर 4 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। 4 मतलब 4 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। आप मंजूषा में दिए गए शब्द, इन शब्दों की सहायता ले सकते हैं, इन शब्दों को आप उसमें मदद ले सकते हैं, इनकी सहायता से आप वाक्य बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 के जो 4 वाक्य हैं इस प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, मम विद्यालय श्रावण मासे वन महोत्सव मान्यते, मेरे विद्यालय में श्रावण मास में वन महोत्सव मनाया जाता है, सावन महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। नंबर 2, वर्षा काल वृक्ष वर्धक भवति, क्योंकि वर्षा काल क्या होता है, वृक्ष वर्धक होता है, पेड़ों को बढ़ाने वाला होता है, वृक्षों की वृद्धि करने वाला होता है। नंबर 3, वृक्षाम जीवन रक्षका औषधन प्रदायका च भवन्ति, वृक्ष जीवन रक्षक होते हैं और औषधन प्रदायक होते हैं, औषधि प्रदान करने वाले होते हैं। नंबर 4, वृक्षाणाम संरक्षणम अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम, वृक्षों की संरक्षण करना, वृक्षों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आपको 4 वाक्य संस्कृत के लिख डालने हैं
और इसमें आपको नंबर 8 मिलेंगे। तो इतना सा लिखना है और 8 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, अब आता है खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण वाला पोर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर अच्छे से मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, आधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम चक्रित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। फिर मैं बोलूँगा कि ये उत्तर पुस्तिका में लिखना है, एक शब्द नहीं लिखना कि एक शब्द लिख दिया, पूरा लिखना है, पूरा वाक्य लिख करके फिर उसका उत्तर पूरा आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है न उत्थिता, न उत्थिता, नोत्थिता करके आपको पूरा लिखना है। किस प्रकार से? न धन उत्थित उत्थित, तो ये लिख करके बराबर आपको नोत्थित ये पूरा लिखना है परीक्षा में, खाली नोत्थित नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से पूरा आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है विचित्रो अयम। विचित्रो अयम का हो जाएगा विचित्रो, विचित्रो और धन अयम, अ बन जाएगा अयम। तो इस प्रकार से इसको आप लिख लेंगे। तीसरा जो है वो है सर्वे अपि ना एतादृशा। तो ना एतादृशा का क्या हो जाएगा? नेतादृशा। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद को दिया हुआ है, हमको इसको संधि करना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। रेखांकित जो पद है, रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा है, ये रेखांकित है, जिनके नीचे लाइन है। तो ये रेखांकित पदों में समास या समास विग्रह करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर रेखांकित पद है तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य निर्णय। तो तत्वार्थस्य का हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय, इसका समास बन जाएगा। समास विग्रह नहीं है, समास विग्रह इसमें दिया है तो समास इसका करना है। अब यहाँ पर आया है दूसरे में, स महात्मा आश्रम में निवसति। वो महात्मा आश्रम में रहता है, ठीक है ना, आश्रम में निवास करता है महात्मा। तो महात्मा को क्या करना है? महात्मा को समास विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महान आत्मा यस्य स। महान आत्मा है जिसकी, वो है महात्मा, ठीक है ना। तीसरा है यथाशक्ति कार्यम करणीयम। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो शक्ति के अनुसार यानी कि विग्रह क्या हो गया इसका? शक्ति के अनुसार। तो ये शक्तिम अनिति क्रम में, ये शक्ति के अनुसार हो गया, शक्तिम अनति क्रम में। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। इसमें भी क्या करना है? रेखांकित पद जो हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, उनको क्या करना है? उनकी प्रकृति और प्रत्यय उनको संयोज्य करके मतलब जोड़ करके वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। क्या बोल रहा है? वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, यानी कि इसको जोड़ करके यहाँ पर नया शब्द आएगा और इस वाक्य को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर जोड़ करके नया शब्द आएगा, इस वाक्य को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर जोड़कर नया शब्द आएगा, इस वाक्य को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी, जिसपे आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसपे आप उत्तर लिख रहे हैं। तो क्या करना है? जैसे कि पुरस्कारम लभकत्वा, इस लभकत्वा के स्थान पे इसको हटा देना है, ये नहीं होगा। इसकी जगह आ जाएगा लब्धवा, लब्धवा सा अगच्छत, लब्धवा, ठीक है। ऐसे ही तेन नाटकम, ये दृश्यकत की जगह पे यहाँ आ जाएगा दृष्टम, ठीक है। ऐसे ही परमात्मा सर्वशक्ति मतुप, सर्वशक्ति मतुप की जगह पे सर्वशक्तिमान। तो इस प्रकार से इसके उत्तर आपको दिख रहे हैं, उत्तर ये सामने दिए हैं मैंने, ये उत्तर आप देख लीजिए, ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मंजूषाया सहायताया निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्यय शब्दे पूरित्वा लिखत। मंजूषा ये दे रखी, देखो ये मंजूषा है, ये शब्द दे रखे सहसा शनै शनै अत्र। इन शब्दों को खाली स्थानों में भरना है। तो मैंने खाली स्थान भर दिए हैं, आप देख लीजिए। शनै शनै आ गया पहले ही वाला, छात्र शनै शनै विद्यालयम गच्छति। तो शनै शनै मतलब धीरे धीरे, छात्र धीरे धीरे विद्यालय जाता है, ठीक है। त्वम अत्र, दूसरे में आ गया अत्र, अत्र तिष्ठ, तुम यहाँ बैठो, ठीक है।
अब आगे सहसा, सहसा मतलब अचानक, झंझावत आगता, अचानक से तूफान आ गया, झंझावत आ गया, आंधी तूफान आ गया। तो इन शब्दों को किस प्रकार से भरा है, पहले में सने सने, दूसरे में अत्र, तीसरे में सहसा। तो आप देख लीजिए, आपने मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनका वाच्य परिवर्तन करना है, और वाच्य परिवर्तन करके इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में मतलब कॉपी में लिखना है। तो का है त्वम किम करोसि, तो त्वम का हो जाता है त्वया, किम का किम रहता है, और करोसि का हो गया क्रियते। तो इस पहले वाले का जो उत्तर बना वो बना त्वया किम क्रियते। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है बालिकया गीतम गायति। बालिका का हो गया बालिकया का बालिका, गीतम का गीतम, गीयते का गायति। तो इस प्रकार से जो दूसरे का उत्तर हो गया वो बालिका गीतम गायति। इस प्रकार से तीसरा है जना नाटकम पश्यन्ति, तो जना जनई नाटकम दृश्यते। तो इस प्रकार से तीनों के उत्तर सामने आपके हैं, आप मिला लीजिएगा। 11वें प्रश्न में घटिकाम दृष्टवा, घड़ियों को देख करके संस्कृत पदेशु संस्कृत शब्दों में समय पूरित्वा वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। समय को पूरा करके वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मतलब कॉपी में लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना है, सब आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, कॉपी में लिखना है। बार बार ये बोला जा रहा है कि वाक्यों को पूरा कॉपी में लिखना है। तो अब आता है पहली जो घड़ी है, इसमें 4:30 हो रखे हैं, तो इसको बोलते हैं सार्ध, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, और 4 को चतुर्वादने। तो ये हो जाएगा सुभाष अपराह्ने सार्ध चतुर्वादने क्रीडनाय गच्छति। ठीक है, पहले का हो गया। इसी प्रकार से दूसरे का देखते हैं। दूसरे में क्या हो गया है, 5:45 हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं पौने 6, पौने 6 बोलते हैं। तो इसका ये हो जाएगा सुभाष साय, पौने को बोलते हैं पादोन, और सड़ मतलब 6, वादने गृहम आगच्छति, पादोन सड़ वादने गृहम आगच्छति। तीसरी घड़ी में 9 बजे हैं रात के, तो 9 को 9 बोलते हैं, स रात्रो 9 वादने भोजनम करोति। इसी प्रकार से चौथी जो घड़ी है उसमें 10:15 बजे हैं, तो 10:15 को बोलेंगे सपाद 10 वादने, रात्रो सपाद 10 वादने शयनाय गच्छति। तो दोबारा से देख लीजिए, आप मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। पहली घड़ी में बजे हैं सार्ध चतुर्वादने, दूसरी में पादोन सड़ वादने, तीसरी में 9, और चौथी में सपाद 10 वादने। प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखितयो वाक्यो अंकानाम स्थाने। नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनमें अंकों के स्थान पर अंक दिए रहे हैं, उन अंकों के स्थान पर संख्यावाचक विशेषण शब्द लिखना है। रिक्त स्थान पूर्ति करके संस्कृत वाक्यों में करके पुनः उत्तर पुस्तिका में वाक्य को लिखना है। तो किस प्रकार से देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर है कि पहला है क, ज्योतिष शास्त्रेनुसार 27 नक्षत्राणि भवंती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 को क्या लिखना है, 27 को लिखेंगे सप्तविंशति। सप्तविंशति मतलब सप्त मैंने 7, विंशति मतलब 20 और 7 27। तो ये शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाक्य में चलते हैं। दूसरा ख वाक्य है सामान्यतः मानवस्य आयु, सामान्यतः मानव की आयु 100 वर्षाणी भवती, 100 वर्ष होती है। 100 को बोलते हैं शतम वर्ष, 100 वर्ष। तो इनको संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं ये आपने देखा इस प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं, उन रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी कि पूरा वाक्य लिखना है। जैसे ये अयम अशुद्ध है, इसमें कुरुत अशुद्ध है और गच्छत अशुद्ध है। अब इनको शुद्ध करके वाक्य को लिखना है। शुद्ध वाक्य मैंने आगे लिख दिए हैं। पहले वाक्य में हो जाएगा इयम,
इयम बालिका मधुरम गायती हो जाएगा। दूसरे में त्वम स्वकार्यम कुरु। तीसरे में छात्रा शैक्षिक भ्रमणाय गच्छन्ति। तो इस प्रकार से इनको शुद्ध करके आप देख लीजिएगा। मित्रों, अब आता है खंड घ, जो अंतिम खंड है, चौथा खंड है पठित अवबोधनम। जो पढ़ी हुई पुस्तक से पढ़ा हुआ है, जो आपकी पुस्तक है, उस जो सैमुसी किताब है उससे ये आया है। 14वां प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि शुरू में गद्यांश आए थे वो अपठित गद्यांश थे और ये पठित है, मतलब ये पढ़े हुए गद्यांश है जो आपने पुस्तक में पढ़े होंगे, वो गद्यांश है। तो गद्यांश है कश्चित कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत। कोई किसान है जो अपने दोनों बैलों से खेतों को क्या कर रहा है, खेतों को जोत रहा है। तयो बलिवर्धयो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्ता आसीत। एक उन दोनों बैलों में एक बैल जो है शरीर से कमजोर है और वो हल को खींचने में अशक्त है, मतलब वो खींच नहीं पा रहा है, समर्थ नहीं हो पा रहा है। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदनम अवर्तत। इसलिए वो किसान उस कमजोर बैल को मारता है, पिटाई करता है, दंड देता है और उसे आगे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है, डंडे से मार मार के, है ना। सा ऋषभा हल मुड्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे प्रपात। इसलिए वो कमजोर बैल क्या है, वो हल को लेकर के खेत में गिर जाता है, गिर पड़ता है। क्रुद्ध कृष्यवल्लह, और वो किसान क्रोधित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। तम उत्थापयितुम, और उसे उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुबार प्रयत्न करता है। तथापि विरसः नो उत्थिता। देखो ये संधि विच्छेद में आया था, नो उत्थिता, तब भी वो बैल उठ नहीं पाता है। अब जो है, अब आता है प्रश्न। बैल नहीं उठ पाता है, यहां तक का गद्यांश हो गया। प्रश्न आता है कि एक पदेन उत्तरत बलिवर्ध केन कारणेन जवेन गंतुम अशक्त आसीत। जो बैल था वो किस कारण से हल को खींच पाने में समर्थ नहीं था, असमर्थ था। तो दुर्बल शरीरेन, दुर्बल शरीर था उसका, कमजोर शरीर था, इसलिए वो हल नहीं खींच पा रहा था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत कृषका बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन्ना आसीत। किसान उन बैलों से क्या कर रहा था, किसान बैलों से कर रहा था। ये इसका उत्तर यहाँ पे आप देख रहे हैं। उत्तर यहाँ से कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत। जो किसान है वो बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था, खेतों को जोत रहा था। इसी प्रकार से अगला इसमें ख प्रश्न है का क्षेत्रे पपात। खेत में कौन गिर गया, कौन गिर गया भाई खेत में, खेत में गिर गया कमजोर बैल। तो यहां पर हो जाएगा सा ऋषभा, यहां से उत्तर है सा ऋषभा हल मुड्वा गंतुम अशक्तम क्षेत्रे पपात। तो वो जो दुर्बल बैल था वो खेत में हल को लेकर के गिर जाता है। प्रश्न ग आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। दुर्बलम वृषभम अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष पद कौन है, विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य पद है वृषभम, ठीक है। अब आता है गद्यांशे पपात क्रियाया कर्ता किम। पपात का क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता है दुर्बल ऋषभा, दुर्बल बैल। 15वां प्रश्न है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो आपको नीचे श्लोक को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते, मतलब कहे गए शब्दों के अर्थ को पशु भी समझते हैं, सब पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता। जो घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वजन को ढोते हैं और केवल अर्थ को समझ करके ढोते हैं, ठीक है ना। अनुक्तम अप्युहति पंडितो जना। जो कहे गए जो शब्दों को समझता है वो पंडित जन होता है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। दूसरों से के इंगित, दूसरों के इशारे को समझने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है।
अब इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरत उदीरितो अर्था केन गृह्यते। उदीरितो अर्था मतलब जो अर्थ को समझने वाला कौन होता है, कौन समझता है? पशु नापी, पशु भी समझते हैं। यहाँ पर शुरू में दिया है, यहाँ पर दिया है पशु नापी। ये भी श्लोक में आपको मिल जाएगा उत्तर, श्लोक से यहीं से उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब आता है प्रश्न संख्या पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। बोधिता के वहंती, बोधिता के वहंती, इसका उत्तर हो जाएगा यहीं पर, ये दूसरी लाइन में श्लोक की, हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, यहीं से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है बुद्धया कीदृशा भवंती, बुद्धया कैसे होते हैं? तो बुद्धया कैसे होते हैं, यहीं पर दिया है परेंगित ज्ञान फला, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, यहीं से इसका उत्तर हो जाएगा। ग प्रश्न देखिए, ग है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वहंती इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, हयाश्च नागाश हो जाएगा। फिर है उक्तम इति पद से विलोम शब्द किम, तो विलोम शब्द की हो जाएगा अनुक्तम हो जाएगा। ठीक है, उक्तम का क्या हो जाएगा? अनुक्तम। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानुत्तर। नीचे जैसे हमने ऊपर गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अब नाट्यांश को, कोई नाटक का अंश है उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस नाटक में ये होता है कि एक शेर सोया हुआ होता है और कुछ बंदर क्या करते हैं, उसकी पूंछ को खींच के, कोई कान खींच के, कोई पूंछ खींच के भाग जाता है। तो अब शेर परेशान हो जाता है और वो कहता है, शेर कहता है सिंह, सिंह कहता है क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से गर्जना करता है, भो अहम वनराज, मैं वन का राजा हूं, किम भयम ना जायते, क्या तुम मेरे से नहीं डरते हो, भय नहीं खाते हो, किमर्थम मामेव तुदंती, क्यों मुझे परेशान करते हो, सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है ना, बंदर उसको छेड़ रहे थे ना शेर को। तो एका वानरा, एक बंदर बोलता है, यत तुम वन राजा भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य, यदि तुम वन के राजा हो तो तुम सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षका भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षका, पर तुम तो भक्षक हो, सबको खाने वाले हो। अपि चा स्वरक्षयामपि समर्थनासी, और तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरहि कथम असमान रक्षिष्यसि, तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर कहते हैं और बंदर कहते हैं, किम ना श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परे सदा, जो नहीं रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा नहीं करता है और दूसरों को क्या करता है, पीड़ा पहुंचाता है, सदा दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। जंतुन पार्थ रूपेण सकृतांतो न संशया। तो ये श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ लीजिए। और फिर यहाँ पर आता है काका आम सत्यम कथिता त्वयम, हाँ, आम मतलब हाँ, हाँ सत्य कथितम त्वया, तुमने सत्य कहा, बंदरो तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहम एव योग्य, वास्तव में वन का राजा बनने के लिए मैं कौवा ही योग्य हूं। तो ये कौवे ने कहा। अब अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति, वहां पर कोयल बैठी थी, कोयल ने बोली, कोयल ने क्या बोली, पीका उपहसन, हंसते हुए हंसी उड़ाई उसने कौवे की और कौवे पर हंसती हुई बोली, कथम तुम योग्य वन राज भवितम, तुम किस प्रकार से वन के राजा बनने की योग्य हो। यत्र तत्र काका काका इति कर्कश ध्वनि ना, यह जहां कहीं, जहां कहां, यहां तहां, जहां कहीं भी काका की कर्कश ध्वनि करते हो और वातावरण आकुलित करोसी, वातावरण को आकुलित करते हो, ध्वनि प्रदूषण करते हो। ना रूपम ना ध्वनि रिश्ती, ना तुम्हारा रूप है और ना तुम्हारी ध्वनि अच्छी है, तो तुम किस प्रकार से राजा बन सकते हो। तो ये तो था नाट्यांश। अब इस पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर देखिए, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। कह स्वरक्षायामपि समर्था नास्ति, कौन अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। सिंह, शेर अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तो ये होगा सिंह।
अब आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यह वित्रस्तान न रक्षति स कीदृश भवति। तो इस जो श्लोक दिया है उसमें वही इसका उत्तर है। श्लोक देखिए कहाँ है श्लोक, श्लोक ये है, ये श्लोक इसका उत्तर है। इस श्लोक से इसका उत्तर मिलेगा, यहां से आप उत्तर लिख लीजिए। अब आता है प्रश्न संख्या, इसी में दूसरा आता है कि कह कर्कश ध्वनि न वातावरणम आकुली करोति। कौन कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुलित करता है? तो ये हो जाएगा काका। काका, काका कहाँ हो जाएगा? काका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा काका, यहाँ पे हो जाएगा काका। और पूरा उत्तर ये लिख देंगे, कर्कश ध्वनि न वातावरणम आकुली करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। ठीक है, काका लिख के ये पूरा लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या ग पे। ग है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो है पहला है त्वम वनराज भवितुम सर्वथा अयोग्य। तुम वनराज हो तो सर्वथा अयोग्य हो। अत्र त्वम पदम कसमय प्रयुक्तम, ये त्वम पदम किसके लिए आया? त्वम, जो त्वम आया है किसके लिए आया है? किसके लिए कहा है बंदरों ने त्वम? त्वम कहा है शेर के लिए, तो सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सिंह, सिंह हो जाएगा या सिंह ही हो जाएगा। तो जो भी आपने किया होगा इन दोनों में से वो सही है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आता है राजा तू रक्षका भवती। अगला प्रश्न है इसी में, राजा तू रक्षका भवती, राजा तो रक्षक होता है। अत्र भवती क्रियापद से कर्तृपदम किम, इस भवती क्रिया का कर्तृपद कौन है, कर्ता पद कौन है इसका? तो राजा है। राजा कौन है? शेर है, सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार नाट्य के अंश के, जो नाटक के अंश थे, इनके हमने उत्तर देखे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम उपयुक्त पदे पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ उपयुक्त पद से पूरा करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मतलब खाली स्थान भर के पूरा श्लोक का जो है भाव अपने कॉपी में लिखना है। जैसे कि ये भावार्थ दिया है, अस्मिन संसारे किंचित निरर्थकम, यहाँ पर पहला शब्द आ गया निरर्थकम, यहाँ से आया इस श्लोक से। यदि अश्व, अश्व यहाँ से आया। धावने वीरा, वीरा यहाँ से आया। और भारत से वहाने खरा, खरा यहाँ से आया। खरा भारत से वहाने वीरा। तो इस प्रकार से जो शब्द भरे हैं वो आप देख लीजिए। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित, ये विचित्र संसार है, सारा संसार विचित्र है और इसमें कुछ भी किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेद धावने वीरा, अश्व जो है, जो घोड़े हैं वो धावने, धावने मतलब दौड़ने में वीर हैं। भारत से वहाने खरा, तो गधा भी बेकार नहीं है, वो भी भार ढोने में वीर है। तो कुछ भी इस संसार में निरर्थक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो खाली स्थानों में शब्द हैं, ये 4 शब्द इस प्रकार से आप देख लेंगे, आपने जो भरे हैं और आप भर लीजिए। दूसरा श्लोक हमारे सम्मुख है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एक राजहंस से जो शोभा, सरोवर की जो शोभा होती है, एक ही राजहंस से, एक भी राजहंस होगा उससे जो सरोवर की शोभा होती है, सुंदरता होती है, न सा नहीं होती है, सा वह बक सहस्रेण हजारों बक बगुले परितः तीरवासीना, उस सरोवर के किनारे हजारों बगुले बैठ जाएं तो वो सुंदरता नहीं हो सकती जो सुंदरता एक राजहंस के होने से हो जाती है। तो अब इसका आप देखिए क्या हो जाएगा इसका भावार्थ। एकेन, यहाँ पे आ गया राजहंसेन, यहाँ पे आ गया राजहंसेन, सरोवर से शोभा, यहाँ पे आ गया शोभा, भवती सपरितः तीरवासीना, सहस्रेण बकेन न भवती, न भवेत का हो जाएगा भवती। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आप देख लीजिए, पहले में राजहंसेन, दूसरे में शोभा, तीसरे में तीरवासीना और चौथे में भवती शब्द भरे जाएंगे। 18वां प्रश्न है, आधो लिखितयो श्लोकयो, नीचे श्लोक लिखा है, अन्वयम पूरित्वा, अन्वय को पूरा करके उत्तर पुस्तिकायां लिखा, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। या इच्छति आत्मनः श्रेया प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म
स परेभ्य कदापि च। जो ये इच्छा करता है कि मैं अपने को, मेरे को बहुत सारे सुख मिलें, बहुत सारा मेरा सम्मान हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना कुर्याद कर्म, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। परेभ्य कदापि, दूसरों के लिए कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा या आत्मना से श्रेया प्रभुतानी। तो ये यहाँ पहले पे आ गया इच्छति, यहाँ से आया इच्छति, ठीक है। दूसरे पे आ गया परेभ्य यहाँ से आया। तो ये दो शब्द इसमें भरने थे, देख लीजिएगा, इसको आप मिला लीजिएगा। 18वें प्रश्न का ख है, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादता। प्राणियों की हानि होती है यदि वो परस्पर विवाद करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, तो क्या होगा, उनकी हानि होगी। अन्योन्य सहयोगेन, दूसरों के सहयोग से, लाभ तेषां प्रजायते, उनको लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर परस्पर विवादता प्राणिना, पहले में आ जाएगा प्राणिना, पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा प्राणिना। दूसरे में अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषाम लाभ प्रजायते, तेषाम आएगा यहाँ पर। तो देख लीजिए, उत्तर मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर रेखांकित शब्दों के जगह पर नए शब्द लिख दिए हैं। पहला था सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम वंचति। तो जो गाड़ियाँ हैं उनसे जो रेलगाड़ियाँ हैं उनसे काला धुआं, गाड़ियों से, बसों से जो है काला धुआं जो है वो निकलता है, काजल के समान धुआं निकलता है। तो यहाँ पर हमने इस कज्जल मलिनम की जगह पे ये शब्द लिखना है कीदृशम। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे सकटियानम, फिर लिखेंगे कीदृशम, फिर लिखेंगे धूमम, फिर लिखेंगे मुंचति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब दूसरे में क्या हो जाता है, तुम मानुषात विवेशी, तुम मनुष्य से डरते हो। तो ये वाक्य आया है एक पाठ में, बुद्धिर्बलवती सदा, उस पाठ में आया है ये वाक्य। तो यहाँ पर क्या है, त्वम को त्वम लिखेंगे, मानुषात की जगह, मानुषात नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे कस्मात, और विभेषी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसी प्रकार से अगला जो ग है, इसमें सुराधिप ताम अपृच्छत। सुराधिप जो है उसने उससे पूछा, जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसने उससे पूछा। तो ये किसने पूछा, तो यहाँ पर क आ जाएगा, कह ताम अपृच्छत, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से अगले वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपद ध्वंसावशेषों परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका ने कच्छ जनपद को ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप उत्तर लिखोगे तो भूकंप विभीषिका लिखोगे, कच्छ जनपद लिखोगे, ध्वंसावशेषों की जगह ये हटा दोगे, इस शब्द को नहीं लिखोगे, केसु लिखोगे इसकी जगह, केसु परिवर्तितवती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, और ये भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। ये जो वाक्य दिए हैं, ये 6 वाक्य आपके पास हैं। इन 6 वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार ऊपर नीचे करना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। भूमो पतिता स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना मातु, सब गायों की माता, सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरसन, सुरभि के आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू बहने लगे, ठीक है ना। फिर है स ऋषभा हल मुड्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्र पपात। वो बैल, कौन सा बैल, कमजोर बैल, हल को लेकर के हल को चलाने में असमर्थ था, तो क्षेत्र पपात, खेत में गिर जाता है, ठीक है। अचीरा देव चंडवातेन मेघ
वैशिष्य सह प्रहर्ष समझायत। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, तेज जो गर्मी थी, चंडवातेन तेज हवा चलने लगी और मेघ से क्या होने लगा, वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी थोड़ी देर में, बादलों से वर्षा होने लगी। भो वाशवा पुत्र से दैन्य दृष्टवा अहम रोदिमी। अब वो कहती है, हे देव, मैं पुत्र की दैन्य दशा को देखकर रो रही हूँ। फिर है, सुरभे इमाम अवस्था दृष्टवा सुराधिपा ताम पृच्छत। सुरभि तुम्हारी ये अवस्था को देखकर सुराधिप ने प्रश्न पूछा। अब लोकान पश्यताम एव सर्वत्र जल प्लाव संजाता। लोकों में, संसार में देखो चारों ओर क्या हो गया, जल प्लावन हो गया, पानी ही पानी हो गया। तो ये तो था इसका अर्थ। अब कौन सा वाक्य पहले आएगा? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो क्या हुआ था, वो बैल जो है हल को लेकर के नीचे गिर गया, ये सबसे पहले आएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे ये वाक्य लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भूमो पतिता, भूमि पर जब वो गिर गया तो अपने पुत्र को देखकर गायों की जो माता है धेनु का जो सुरभि है वो रोने लगी। ये दूसरे नंबर का वाक्य हो गया। दूसरे नंबर पे इसको लिखना है, जबकि यहाँ ऐसा था दूसरा पहले पे आ जाएगा, पहला दूसरे पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद सुरभि जब रोने लगी तो देवताओं के राजा इंद्र ने उससे प्रसन्न किया। तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे ये वाक्य आ जाएगा। लिखना यही है, इसमें बदलाव कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर नीचे करना है इनको, ठीक है ना। फिर उसके बाद भो वासव जब प्रश्न किया तो वो गायों की जो माता धेनु है, सुरभि है, उसने कहा, भो वासव, हे देव, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदुमि। पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूं। ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगा कि थोड़ी देर में ही तेज हवा चलने लगी, बादलों से वर्षा होने लगी। ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। फिर आ जाएगा अंतिम वाला वाक्य 6ठे नंबर पे, जो छठा है वो 6ठे नंबर पे ही रहेगा। तो इस तरह से इन वाक्यों को क्रम से लगाना है, इसी के आपको नंबर मिलेंगे। नंबर के क्रम मैंने दे दिए हैं, यहाँ सामने लिखे हैं, आप देख लीजिए, सामने लिख दिए हैं, ये क्रम है। आप इसके हिसाब से इन वाक्यों को लिखिएगा। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम चलते हैं 21वें प्रश्न पे। निम्नांकित शब्दार्थानाम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित शब्दार्थों को मेलन करना है, मिलाना है। तो ये मैंने मिला दिए हैं, आप देख लीजिए। पहले वाला तीसरे से मिलेगा, दूसरे वाला तीसरे से मिलेगा, अनिर्तम चौथे से मिलेगा और अंतिम वाला पहले से मिलेगा। दोबारा से देख लीजिए आप कि अंतिम वाला पहले से मिलेगा और सब जो है डाउन डाउन होते रहेंगे। पहले वाला दूसरे से, दूसरे वाला तीसरे से, तीसरे वाला चौथे से। तो ये मैंने मिला दिया है, आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपनी इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत जो 2024 का बोर्ड का पेपर है, इसको हमने यहाँ पे हल किया। सभी मित्रों इसको देखिए और अच्छे से अपने पेपर को मिलाइएगा और दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। आप सभी परीक्षा में सफल हों।